नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी एकेडमी में। और ये एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 19 अगस्त का शिफ्ट 2 का पेपर है। इसका हम पार्ट 3 देख रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 से पार्ट 3 में सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 16वां क्वेश्चन है, यदि एक गोले की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। गोले की त्रिज्या को 50% बढ़ाया जाता है। 50% का मतलब क्या होता है? तो 50% का मतलब होता है 1/2। 50/100 करेंगे तो 1/2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले गोले की जो त्रिज्या थी वो 2 थी, यानी कि ये फिर कितनी इंक्रीज़ हो गई है। 50% इंक्रीज़ होने का मतलब है 3 हो गई, 2 और 1 3। अब कितनी है? 3। तो बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि पहले गोले की त्रिज्या थी 2r, तो अब कितनी हो गई? 50% इंक्रीज़ होने पर 3r हो गई। तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 4πr²। इस फॉर्मूले का यूज करके हमको निकालना है क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई। चलिए निकाल लेते हैं। तो इसमें देखिए 4πr² में अगर मैं 2r के लिए निकालूं, अगर r बराबर 2r है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4πr² का मतलब है, r² का मतलब क्या हो जाएगा? 2r का स्क्वायर, 4πr²। और r बराबर 3r के लिए क्या हो गया? क्या हो जाएगा? 4πr², यानी कि 3r का स्क्वायर। ठीक है, तो आप रब पेन लेके बैठा कीजिए। रब पेन में ये सब लिखते जाना है, क्योंकि मेरे पास यहाँ इतनी स्पेस नहीं है कि मैं एक साथ सॉल्व कर सकूँ, तो मिटा के करना पड़ेगा। चलिए मैं फिर भी इसका यहीं पे कर देता हूँ। 4π2r, इसका क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 चौको 16πr², 16πr² आ जाएगा। और नीचे वाले की बात करें इसकी, तो इसमें कितना आ जाएगा? अगले पेज में कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है। वैसे इसका देख सकते हैं आप लोग, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। इस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और 9 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 9 चौको 36πr²। इस वाले का कितना आ जाएगा? 36πr²। ठीक है, तो जो इंक्रीज़ करने के बाद जो एरिया है वो है ये 36πr²। और जो पहले एरिया था, यानी कि 50% बढ़ाने के पहले, वो ये है 16πr²। तो हमको निकालना है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, वृद्धि निकालना है। तो हम निकाल लेते हैं। क्या है? पहले कितना था हमारा? 16πr²। अब कितना है? 36πr²। तो क्षेत्रफल वृद्धि में क्या करते हैं? पहले इनका डिफरेंस लिखेंगे। 36 में से 16 घटाएंगे, कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 20πr²। और वृद्धि ज्ञात करनी है तो 16π² से भाग दे देंगे, इंटू 100 प्रतिशत में निकालना है। ठीक है, तो ये πr² से πr² कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 4 पंचे 20 और 4 चौको 16। इसको काटेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 25 चौको 100। ठीक है, और ये 25 × 5 है ना, 25 × 5 कितना होता है? 125। 125%। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 125%। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मीटर लंबे और 5 मीटर चौड़े आयताकार टैंक में 2 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। टैंक के गीले तल का क्षेत्रफल क्या होगा? एक आयताकार टैंक है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। टैंक कैसे होता है आपने देखा ही होगा घर में। तो ये मान लीजिए आयताकार, उसका मैंने ले लिया तल, ये ले लिया। फिर इसमें ऊंचाई तक पानी भरा है ना, इसका मतलब कि ये ऐसे ऊंचा होगा। अब ये 2 डायमेंशनल है इसलिए उतना सही नहीं आएगा, लेकिन ऐसे हर तरफ इतनी ऊंचाई पर ये पानी भरा होगा। ये तो समझ लीजिए कि ये ऊपर की दीवार है, ये ऊपर की दीवार है, ये इधर की दीवार है, और ये इधर की दीवार है इतनी, और यहाँ पे पानी भरा हुआ है बीच में। ठीक है, सही नहीं लग रहा चित्र, फिर से बना देता हूँ। ये
नहीं तो एक एक स्टेप करके बनाते जाते हैं, करते जाते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना आयताकार टैंक, जो कि नीचे का तल हो गया, ये हो गया। नीचे के तल की लंबाई कितनी है, तो ये है 10 मीटर और चौड़ाई कितनी है 5 मीटर, ठीक है। तो इसका एरिया पहले निकाल लीजिए, क्योंकि अपन को पूरे गीले तल का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले इतने का क्षेत्रफल निकालो, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, क्योंकि ये आयत है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 50 आ जाएगा, 50 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इतने तल का। फिर देखो 2 मीटर तक पानी भरा हुआ है, तो 2 मीटर तक पानी भरा है, इसका मतलब कि ये जो दीवार है इसके 2 मीटर तक पानी भरा है, तो ये 2 हो गया, ये 10 हो गया इसके लिए। अब इसका एरिया निकालना है, तो कितना आ जाएगा, 10 दूनी 20 मीटर स्क्वायर। सेम अब यहाँ पे दीवार है, तो यहाँ पे भी टंकी में दीवार होगी, इसमें भी यहाँ 10 है तो यहाँ 2 होगा, तो 10 दूनी 20। अब ये टंकी है तो चारों तरफ दीवार होगी, मतलब यहाँ पे भी एक दीवार होगी, यहाँ पे भी एक दीवार होगी, तो इस दीवार की ये 5 है और यहाँ पे ऊंचाई कितनी है, 2 है, तो ये हो जाएगा 10 इस तरफ का, 10 इस तरफ का। सब पूरे एरिया को जोड़ देंगे तो पूरी टंकी के गीले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। जोड़ दीजिए, तो 0 5 2 7 2 9 10 11 110 मीटर स्क्वायर, सॉरी 100 लिख गया लगता है, 110 मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्या एरिया। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या के अंकों का गुणनफल यदि 12 है, तो यदि इस संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो इसके अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ लीजिए कि उसके अंकों का गुणनफल 12 है, लेकिन अगर इस पर 36 जोड़ दिया जाए तो इसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो ये संख्या क्या होगी। तो इसके लिए तो 2 मेथड हैं, एक तो आपने जो पढ़ी होगी, मतलब बेसिक है, बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं और एक ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे ये 4 3 को लेना है हमको, मैं लेता हूँ 4 3 को, ठीक है। तो 4 3 का देख सकते हैं मल्टीपल तो 12 है, लेकिन अगर 12 में 36 जोड़ दिया जाए तो इनका क्रम बदलने, 43 को लिया है ना अपन ने, 43 को लिया है, तो 4 3 का गुणा 12 तो है, लेकिन अगर इस 12 में मैं 36 जोड़ दूँ, 36 जोड़ दूँ तो आना चाहिए कितना, 34 आना चाहिए, 34 आ जाना चाहिए। तो ये आ जाएगा 6 2 8 3 1 4, जो कि 48 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ठीक है। फिर चेक करते हैं 26 को। 26 में देखिए तो 2 इंटू 6 बराबर क्या है, ये 26 है, 2 इंटू 6 इक्वल टू 12 है, ठीक है। सॉरी थोड़ा गलत हो गया, एक सेकेंड, 43 वाले में गलत हो गया है, हमको 4 और 3 का निकालना था। 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 होता है, तो इसमें इस संख्या में जोड़ना है, ना कि इसके गुणनफल में जोड़ना है। संख्या में जोड़ना है कितना, 36, 36 जोड़ें तो 34 आ जाए, तो 43 में 36 जोड़ेंगे तो 34 आएगा क्या, कभी नहीं आएगा। 6 3 9 4 3 7 79 आएगा, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। इस तरह से चेक करना है, थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो गया था। 26 को चेक करते हैं, तो देखिए 2 इंटू 6 बराबर 12, पहली कंडीशन फॉलो है, लेकिन 26 में अगर हम लोग 36 जोड़ें तो 62 आ जाना चाहिए, क्योंकि इसका क्रम बदल जाना है ना। तो 26 का क्रम क्या हो जाएगा उल्टा, 62, ये आना चाहिए। तो 36 जोड़ दीजिए, 6 6 12 की 2 हासिल की, 1 3 2 5 और 1 6 62, जो कि ये आ गया। यानी कि गुणनफल करें तो 12 आए, और अगर 36 जोड़ दें तो अंकों के स्थान बदल जाएँ, मतलब 26 है तो 62 हो जाए, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। बेसिक मेथड से कैसे करोगे, तो बेसिक मेथड से वो है कि x प्लस 10y मान लोगे संख्या को, ठीक है। यानी कि एक अंक हुआ x और दूसरा हुआ, अगर x है और दूसरा y है, ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 10y, तो x और y का मल्टीप्लाई है 12, और संख्या में 36 जोड़ दो, यानी कि इस संख्या में x प्लस 10y में जोड़ दो कितना, 36 जोड़ दो, तो वो हो जाना चाहिए कितने, इसका क्रम बदल दो, यानी कि जो 10 है वो अब 10x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा, 10x प्लस y हो जाएगा। तो इससे बड़ा लंबा समय लग जाएगा, क्योंकि x y एक ये 2 इक्वेशन बन गए ना, इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, फिर इससे सॉल्व करके x y की मान निकालो। तो इससे अच्छा है कि आप ऑप्शन मेथड से कर लो इसको, ठीक है, ठीक है।
तो इसका हमने क्या बना लिया हमने, जो हमारा इक्वेशन है वो ये बना है, x/4 × 25 प्लस 3x बटे, सही से लिख देता हूँ, 3x/4 × 50 बराबर 10, ये 50 है। इनका एलसीएम कितना आएगा, तो ये आएगा 200, ये 25 चौको 100 है, ये 50 चौको 200 है, तो 200, 100 का 200 में भाग करेंगे तो यहाँ जाएगा 2, यानी कि 2x प्लस यहाँ पे 200 से 201 आएगा, यानी कि 3x बराबर 10। इक्वेशन इतना आएगा, 2x + 3x बटे 200 बराबर 10। अब इनको जोड़ देंगे तो 5x हो जाएगा, क्या लिख देंगे 5x, और बटे में कितना है 200 बराबर 10, यानी कि 5 चौको 20, यानी कि यहाँ पे आ गया 40, तो x बराबर 40 का इसमें मल्टीप्लाई, तो 400 किलोमीटर दूरी हो जाएगी, 400 किलोमीटर। यही अपना क्या है आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 50 मीटर अथवा 5 सेकंड से पछाड़ देता है, ए को रेस पूरी करने में कितना समय लगा, ये निकालना है कि ए को कितनी पूरी करने में कितना समय लगा। तो देखिए इन दोनों के लिए ना क्या है, दूरी सेम है ना, डिस्टेंस सेम है, तो मैं ए बी को लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये लिखा मैंने ए, ये लिखा बी। मैं इन दोनों की जो है चाल का रेशियो निकालता हूँ, चाल का या टाइम का निकाल दीजिए, किसी का भी निकाल सकते हैं। चाल का निकाल लेंगे तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो टाइम का आ जाता है, टाइम का उल्टा कर देंगे चाल का आ जाता है। चलिए रेशियो लेते हैं, तो क्या करें, ये देखिए किलोमीटर में, आंसर सभी सेकंड में, यानी कि हमको इसको, सॉरी ये ए है ये बी है, ये किलोमीटर में है और ये सेकंड में आंसर है, तो हमको इसको मीटर में चेंज कर लेना चाहिए। तो दूरी कितनी हो जाएगी 1000, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि 1000 मीटर को ए जितने समय में पूरी करता है, 1000 मीटर को ए जितने समय में पूरी करता है, बी उतने ही समय में उससे 50 मीटर पीछे रह जा रहा है, मतलब कम दूरी तय की है 50 मीटर, तो ये हो जाएगा 950। समझ में आया होगा। 1 किलोमीटर टोटल दूरी है, तो 1 किलोमीटर दूरी में ए जीता है, बी हार गया है। बी कितने से हारा है 50 मीटर से। 50 मीटर का मतलब है, 50 मीटर का मतलब ये हुआ हारने का कि जितने समय में ए ने 1 किलोमीटर की दूरी तय की, उतने समय में बी ने 50 मीटर कम, यानी कि 1000 में 50 मीटर कम कर दो तो 950 मीटर की दूरी तय की। ये कॉन्सेप्ट है। अब इनका रेशियो निकालना है, तो मैं टी से टी को काट देता हूँ, ये 0 से 0 गया, और ये 20 पंचे 100 और 19 पन्ना 95, ठीक है। तो ये जो दूरी बटे समय है ना, ये स्पीड का रेशियो है। क्या है, स्पीड का रेशियो है 20:19। तो अगर स्पीड का रेशियो 20:19 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 19:20, ठीक है। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 19:20, उल्टा होता है, ठीक है। अगर स्पीड का रेशियो है 20:19, तो इस टाइम का हो जाएगा 19:20। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, रेशियो में डिफरेंस है, 20 में से 19 जाएंगे तो कितना बचेगा 1। ये डिफरेंस बराबर है कितने 5 सेकंड के, तो 1 का वैल्यू हो गया 5 सेकंड। हमको किसकी निकालनी है ए यानी कि इसकी, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो 19 से, तो कितना आ जाएगा 95, 19 पन्ना 95, यानी कि 95 सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि ये, ठीक है। सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ये 21 क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर लेता है। कौन, ए 8 दिन में पूरा कर लेता है। बी 8 घंटे काम करते हुए उसी काम को 12 दिन में पूरा कर पाता है। यदि दोनों साथ मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे काम करें तो उन्हें पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये निकालना है। तो टाइम एंड वर्क के अंदर बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, तो आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बेसिक से बताता हूँ, ठीक है। सिंपल सी बेसिक मेथड से बता देता हूँ इसको।
तो क्या करेंगे, एक जो ए है वो 10 घंटे में 10 घंटे काम करता है, 8 दिन में पूरा कर देता है। यानी कि इसका जो एक दिन का काम होगा, एक दिन का काम कितना, 10 अट्ठे 80 हो जाएगा भाई। 8 को अच्छा बना दो, 80। तो ये कैसे होता है, आपने ये MDH वाला फॉर्मूला देखो, मैन इंटू डे इंटू आवर बटे में वर्क आता है। तो जो डे और आवर होते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 1/80 एक दिन का काम हो गया किसका, ए का, ठीक है। और बी का एक दिन का काम निकालना है, तो बी 8 घंटे काम करता है और 12 दिन में ख़त्म करता है, यानी 12 अट्ठे 96। तो एक दिन का काम हो जाएगा इसका 1/96। तो एक दिन में कितना कर रहा है, 180। बी कितना कर रहा है, 196। अब इनको मिल के काम करना है, दोनों साथ मिलकर 6 घंटे काम करें। साथ मिल गए मतलब कि ये जुड़ गए, ठीक है, जुड़ गए। और 1 घंटे काम कर रहे थे तो इतना हो रहा था, दोनों 1 घंटे काम करेंगे तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा। लेकिन 6 घंटे करना है, इसमें मल्टीपल कर दो 6 का, तो यहाँ पे भी 6 का हो जाएगा मल्टीपल, यहाँ पे भी 6 का, ठीक है। फिर करें तो कितना समय लगेगा, तो 6 दिन का निकल आएगा। तो इसमें 6 घंटे काम करना है उनको, तो 6 का मल्टी 1 घंटे का था 1/80 धन 1/96, 6 घंटे करना है एक दिन में, तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से इसको काटेंगे तो 16 छक्का 96, ये 2 तिहाई 6 और 40 दूनी 80, मतलब 1/40 धन 1/16 बचा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, आप लिख लीजिए। 3 कितना, 3/40 था ना, हाँ 3/40 धन, यहाँ पे क्या था, 24 चौको 6 16 छक्का 96 था, यानी कि 1/16 था यहाँ पे। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 80, ठीक है, 80 आ जाएगा। तो 40 दूनी 80, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 16 पंचे 80 होता है, तो 5, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5। तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 11/80। मतलब ये हुआ कि जब वो दोनों मिलकर काम करेंगे तो उनके 1 घंटे का काम, होगा, मतलब एक दिन का काम कितना होगा, 11/80 घंटे बोल रहा हूँ, सॉरी। 6 घंटे काम कर रहे हैं वो दोनों मिलकर, तो उनके एक दिन का काम हो जाएगा 11/80। 11/80 एक दिन का काम है, तो टोटल काम ख़त्म करने में कितने दिन लगेंगे, तो इसका रिवर्स, यानी कि 80/11, है ना। क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना कि अगर एक आदमी को किसी काम को ख़त्म करने में 3 दिन लगते हैं, तो एक दिन का काम होता है 1/3, मतलब एक दिन का काम होता है 1/3, तो टोटल काम ख़त्म होता है 3 दिन में, है ना। तो यही सेम लॉजिक यहाँ पर है। अगर एक दिन का काम है 11/80, तो पूरा काम ख़त्म होने में लगेंगे 80/11, ठीक है। इसको मैं काट देता हूँ, तो 11 सत्ते 77, बचा कितना, 78 79 80, यानी 3 बचा बटे में 11, तो 7 सही 3/11, ये हमारा आंसर हो जाएगा दिन। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, 7 सही 3/11 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 साल में दीपक की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि उसकी अभी 17 है, 17 थी पहले आयु, है ना, 17 थी आयु पहले थी, और वर्तमान जो 3 गुना कर दीजिए इसका, तो वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 3। तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है, तो 17 × 3 × 51 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है, ठीक है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी, ये निकालना है। 5 सदस्यों की औसत आयु 21 है, तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 21 × 5, यानी कि 5 एकम 5 5 दूनी 10, 105 वर्ष हो जाएगी 5 सदस्यों की आयु। फिर पूछ रहा है कि अगर सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है इसमें से, तो छोटे सदस्य के जन्म के समय आयु क्या होती है, 0। तो इसमें से हम 5 वर्ष घटा देंगे, इसमें से -5 की, तो कितना आ गया, 100 वर्ष, सॉरी 100 लिखते हैं यहाँ पे, 100 वर्ष हो गई इनकी आयु। कब, छोटे सदस्य के जन्म के समय टोटल आयु 100 हो जाएगी, क्योंकि 100 इससे माइनस हो जाएगा। लेकिन सदस्य कितने होंगे, सदस्य तो 5 ही होंगे, क्योंकि 5वां सदस्य आ चुका है। 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग देंगे कितना आएगा, 20 × 5 = 100, यानी कि 20
वर्ष। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। मतलब ये है माँ और ये है डॉटर, ठीक है। इनकी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी, तो माँ की आयु अगर डॉटर की आयु अगर 1 है तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 3 गुनी है, चूँकि ये रेशियो निकाल लिया। फिर कहता है कि 10 वर्ष के बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाए, तो वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? आयु की 2 गुनी, मतलब कि 1 ये है तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 2 गुनी, यानी कि 2, तो इनका अनुपात ये हो गया। अब अनुपात को पहले भी मैंने पिछले पेपर में बताया कि अनुपात को बराबर करना है, इस डिफरेंस को बराबर करना है तो क्या करना है? इन दोनों की डिफरेंस को गुणा कर दीजिए अल्टरनेट, मतलब इसके डिफरेंस का गुणा इस वाले के साथ, इसके डिफरेंस का गुणा इस वाले के साथ। फिर इसके बाद तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2:1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3:1 ही आएगा, क्योंकि 2 में 1 गई 1, और इसका डिफरेंस कितना है? तो 2 है। 3 में 1 गई 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी कि 4:2। अब इसका डिफरेंस सेम हो जाएगा, 4 में 3 गई 1, 2 में 1 गई 1, ठीक है। तो हमको निकालना है वर्तमान आयु का अनुपात। तो क्या करेंगे? ये 10 साल पहले का है, ये 10 साल बाद का है। 10 साल पहले के अनुपात में अगर 10 साल बाद के अनुपात को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? वर्तमान अनुपात आ जाएगा। तो इसको जोड़ लेंगे तो 4 और 3 7, यानी कि 7, और 2 और 1 3, यानी कि 3, 7:3। राइट आंसर हो जाएगा 4। तो एक पंसारी 5 अंडे 4 रुपये में ख़रीदता है और उनमें से 4 अंडे 5 रुपये में बेच देता है। उसे हुई हानि अथवा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 5 अंडे का रेट जो है, 5 अंडे का रेट है 4 रुपये, ठीक है। तो एक अंडे का जो CP यानी कि क्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 4/5 रुपये, ठीक है। तो हमारा जो एक अंडे का सेलिंग प्राइस है वो हो गया 4/5, इतना हो गया। फिर नेक्स्ट अब निकालते हैं क्या? सेलिंग प्राइस। तो 4 अंडे बेचता है कितने? 5 रुपये में, तो एक अंडे का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 5/4। ये है सेलिंग प्राइस। मतलब हमको CP क्या मिल गया? 4/5, और सेलिंग प्राइस क्या मिल गया? 5/4। सॉल्व कर लेते हैं। लाभ का प्रतिशत निकालना है, तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट का परसेंटेज बराबर होता है लाभ, यानी कि प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें, यानी कि 5/4 में 5/4 था सेलिंग प्राइस और CP था 4/5। इसको घटा दें और बटे में क्या लिख दें? CP यानी कि 4/5, तो इंटू 100। इसको सॉल्व करने पे जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 चौको 20, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 20। अब नेक्स्ट पेज में करते हैं। 5/4 माइनस 4/5, बटे में कितना आ जाएगा? 4/5 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 4×5 20, इसका एलसीएम आएगा 20, और यहाँ पे 4×5 20, यानी कि यहाँ पे 25, यहाँ पे आ जाएगा 16, 9/20, और ये बटे में है नीचे 4/5, 4/5 इंटू 100। इस 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौको 20, 5 चौको 20, और इस 4 से इसको काटेंगे तो ये 25 चौको 100, ठीक है। यहाँ पे 25 में 16 घटाया तो कितना आ गया? 9। 9 गुणे यहाँ पे बचा 25, 9 गुणे 25 बटे यहाँ पे कितना बचा? तो यहाँ पे बचा 5 चौको 20, 4 बचा, ठीक है। 9 गुणे 25/4 को इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 गुणे 25/4 यानी कि 225/4, तो ये हो जाएगा 4×5 20, 4×6 24, 1 बचा यानी कि 1/4, 56 सही 1/4% लाभ। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, 99 और
999 का औसत निकालिए। तो अपन जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसको सीधे जोड़ते हैं, इसको 10, इसको 100, इसको 1000 और 3 घटा देंगे। 1000, 100 और 10 यानी 1110। 1110 रुपये -3 करेंगे यानी कि क्या आ जाएगा 1107। और इसमें 3 संख्या है तो 3 से भाग दे दो, तो क्या आ जाएगा 3 त्रिकाएँ 9, 2 बचा, 3 छंग 18, 3 नाम 27, 369। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टेनोग्राफर ने किसी एक दिन में 16,200 शब्द टाइप किए। यदि वह 6 घंटे टाइप करता है, प्रतिदिन 6 घंटे टाइपिंग करती है, तो उसकी टाइपिंग की औसत गति बताना, वो भी मिनट में, ठीक है, मिनट में। यहाँ दी हुई है घंटे में, मिनट में। तो 16,200 वर्ड टाइप करती है 6 घंटे में, एक दिन में, यानी कि 6 घंटे में। तो 6 घंटे, 1 घंटे में होते हैं कितने, 30 मिनट, 60 मिनट, कुछ भी बोल रहा हूँ, 60 मिनट। तो 6 घंटे में कितने हो जाएंगे, 6 गुणे 60 यानी कि 360 मिनट। तो हमको इसकी औसत गति निकालनी है, तो 360 से इसको भाग दे दो मिनट में, तो ये कट जाएगा। 6 6 36 और 6 दूनी 12 और 4, तो 6 7 42, 270/6 और काट दो इसको, तो 6 कम 6, 6 चौको 24 और 6 पंचे 30 यानी कि 45 वर्ड प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 12 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है। यदि यह एक खंभे को पार करने में 7 मिनट का समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई बताना है। यानी कि ट्रेन की लंबाई बताना है। तो इसमें क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर ट्रेन किसी खंभे को पार करती है, पोल को पार करती है, तो वो अपनी लंबाई की दूरी को, मतलब जितनी लंबी ट्रेन है उस दूरी को तय करती है। लेकिन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, इन दोनों को तय करती है, ठीक है। तो यहाँ पे खंभे की बात है, तो खंभे से सॉल्व कर लेंगे। एक ट्रेन 12 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है, तो पहले हम इसकी निकाल लेते हैं, क्या, स्पीड। तो 12 किलोमीटर को मैं लिख सकता हूँ, क्या, 12 किलोमीटर को लिख सकता हूँ मैं 12,000, ठीक है, 12,000 मीटर लिख लिया। ये हो गया दूरी बटे समय दिया है 10 मिनट, तो सेकंड में बदल लो इसको, 60 सेकंड हो जाएंगे 10 मिनट में। 1 मिनट में 60 सेकंड, 10 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो 10 मिनट में 600 सेकंड होंगे। 600 सेकंड, यहाँ से 600 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो और इस 6 से काट दो, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 20 हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई। तो यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये 7 सेकंड दिया है, ठीक है, ये 7 सेकंड, यहाँ पे 7 मिनट नहीं है, 7 सेकंड है। 7 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दी है ये, इसमें टाइम यानी कि 7 सेकंड का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा, 7 दूनी 14 यानी कि 140 मीटर, नॉट किलोमीटर, मीटर। ऑप्शन नंबर बी। औसत निकालिए, इसका औसत निकाल देना, मतलब कि सभी को जोड़ के जितनी संख्या है उतने का भाग दे देना है। तो कुछ क्वेश्चन तो बड़े सरल आते हैं, इसको जोड़ लो। तो मैं पहले इकाई जोड़ देता हूँ, ठीक है, 4 5 8 5 13 14 15 16 17 18, तो 20 की शून्य हासिल की 2, 6 5 11 11 5 16 4 20 4 24 4 28 और 1 29 30, 300 आया बटे में 1 2 3 6 है, 6 यानी कि 50। आंसर क्या आ जाएगा, 50। दूसरा सेट सॉल्व कर रहे हैं, इसमें ये तीसरा क्वेश्चन है इस प्रकार का, नज़रों का जो परीक्षण होता है। तो देख लीजिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कुछ अलग होता है, एक अलग होता है। इसमें देखो ZDFG 2031 FZDG है, इसमें ZDFQ है, होना क्या चाहिए था, ऊपर वाले में G है, इसमें नीचे में Q है। बाकी इसमें भी देखिए G है, इसमें भी G है, मतलब सभी में G है, सिर्फ सेकेंड ऑप्शन पर यहाँ पर Q है, ये रहा Q यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए गलत संयोजन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए राइट आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला,
यानी कि टॉपिक साइंस एंड सिंपल अरिथमेटिक का क्वेश्चन है ये। सॉल्व कर लेते हैं कि एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है वो 101/400 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो आप, 101/400 को। ठीक है, तो मैं 400 का इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, 4 एकम 4, शून्यम शून्य, 4 एकम 4, और ये डबल जीरो यहाँ तो डबल जीरो, और +1 करेंगे, यानी कि +1 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक से लिख देता हूँ, आ जाएगा 1, और बटे में क्या आएगा 400। ठीक है, इतना आ गया हमारा। तो ये क्या है, वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल है 40 40 1/400। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, यानी कि A² बराबर दिया है 40 40 1 का बटे 400, ये दिया है। ए का मान निकालना है तो इस स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट। ठीक है, 40 40 1 का 441 होता है 21 का, बीच में 2 जीरो हैं तो ये हो जाएगा 201 का, और 400 होता है 20 का। इसको सॉल्व कर लो, 20 20 एकम 20, फिर भाग न जाए 0, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर एक जीरो बढ़ाए तो 10 हुआ तो भी भाग नहीं जाएगा, फिर एक जीरो बढ़ाए तो 100 हुआ, यानी कि 20 पंचे 100, तो 10.5 मीटर जो होगा भुजा की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, अब ये है सिली मिस्टेक वाला क्वेश्चन। जिसने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा तो उससे नहीं बनेगा। इसमें लिखा है कि व्युत्क्रम नहीं है, तो देखो 5/7 है, 5/7 है। अगर पावर पे ऋण की घात है ना, ऋण की घात, तो कुछ मत करो, इसको उल्टा कर दो, यानी कि 5 की घाते ऋण 6 आएगा तो ये बटे में जाएगा, 5 की घाते 6, और 7 के ऊपर 7 बटे में है, -6 घात होगी तो यानी कि 7 की घाते ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं और किस तरीके से लिख सकता हूँ, 7/5 की घाते 6, ऐसे लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। चलो, तो पहला ऑप्शन क्या है इसका, है, पहला ऑप्शन है, लेकिन हमको निकालना क्या है, नहीं है, तो ये तो है। फिर जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन को भी देखो, 7/5 की घाते में, इसमें ऋण का 6 है, इसमें ऋण का 6 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 की घाते ऋण 6, 5 की घाते ऋण 6, यानी कि 7 की घाते अगर मैं ऋण 6 कर दूँ, 5 की घाते ऋण 6 कर दूँ, तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि ये ऋण का है तो ये जाएगा कहाँ पे, ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, है ना, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरा देखो, तो ये कर सकते हैं। फिर तीसरा देखो, 7/5 की घाते ऋण 6, इसको देखो, 7/5 की घाते ऋण 6 का मतलब ये है, पहले वाले को पूरा सॉल्व ही नहीं किए, सिर्फ व्युत्क्रम तो निकाला ही नहीं हमने, है ना, सॉल्व करके व्युत्क्रम भी तो लिखना है उसका। व्युत्क्रम क्या आ जाएगा, तो 5/7 है, इसकी पावर -6 है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर में -6 जाएगा तो 5 की पावर 6, यानी कि नीचे आ जाएगा। ये 7 की पावर में -6 नीचे है तो 7 की पावर में 6 आ जाएगा, यानी कि ये 7/6 की पावर में 6 है। तो ये तो अभी इसी का सॉल्व है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 6 क्यों लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे 5 आएगा ना, यहाँ पे आएगा 5, इसकी पावर में 6, इसका व्युत्क्रम क्या हो गया, तो व्युत्क्रम हो जाएगा 5/7 की पावर में 6, ये होगा। ठीक है, तो ये व्युत्क्रम है। इसमें से कौन व्युत्क्रम नहीं होगा, तो 5/7 की पावर में 6 हो सकता है, लेकिन 7 की पावर 5/6 में नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो वही लिखा हुआ है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पहला ही ऑप्शन सही है। नन ऑफ दीज आंसर ना हो तो मतलब कि 1 और 2 दोनों सही हैं, ऐसे ऑप्शन ना हो तो जैसे पहला आंसर मिलता है टिक कर देना है सीधे, बाकी को चेक कर लीजिए। तो देखो, ये हो जाएगा 5/7 की पावर में 6, क्योंकि ये ऋण की हैं तो ऊपर नीचे हो जाएंगी। फिर 7/5 की पावर -6 है, यानी कि 5/7 की पावर 6 है, और 5/7 की पावर, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये कौन नहीं है, तो पहला नहीं है। इसमें बताना है कि x का मान ज्ञात करें जो कि इस समीकरण को संतुष्ट करता हो। ठीक है, तो संतुष्ट करने के लिए क्या होता है, x + b लिखा है, a - b लिखा है, बराबर x - b लिखा है, बटे में a + b लिखा है। हमको x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है
एक्स की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि जिसमें ये इक्वेशन बराबर हो जाए, ए माइनस बी था इधर पे, ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिससे कि इक्वेशन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, चलो तो पहला ऑप्शन है माइनस बी रख के देखो तो यहाँ पे माइनस बी आएगा, यानी कि ये जीरो हो जाएगा। अगर एक्स की जगह पे आप माइनस बी रख दोगे तो ये माइनस बी प्लस बी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे माइनस बी माइनस टू बी हो जाएगा, यानी कि ये पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया ना, क्योंकि इक्वल आने चाहिए। अगर यहाँ जीरो आ रहा है तो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे बी बच रहा है तो यहाँ पे भी इक्वल आएगा तो ही संतुष्ट करेगा समीकरण को। दूसरा चेक करो, माइनस ए आएगा यहाँ पे तो माइनस ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे माइनस ए माइनस बी ये आ जाएगा, मतलब माइनस ए को रखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए प्लस बी बट ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस ए माइनस बी बटे में ए प्लस बी, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, तो देखो इसको अगर मेरे को a माइनस बी करना है, ऊपर वाले को, इसको अगर a माइनस बी करना है तो नीचे वाले का भी चिन्ह बदलना पड़ेगा, मतलब कि इसको क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा b माइनस ए, या तो ऊपर का चेंज कर लो या नीचे का चेंज कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन लोग, इसका कर ऊपर वाले का चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा, थोड़ा फिर से लिख देता हूँ, बस इक्वेशन ये है, इक्वेशन आप देख लो ये रही है ना, इसको सिर्फ आप सॉल्व करेंगे, जगह कम है ना, समस्या है। तो यहाँ पे आएगा माइनस ए, ठीक है, प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर में माइनस ए माइनस बी बटे में ए प्लस बी बचा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे माइनस ए प्लस बी है ना, तो मैं इसको भी माइनस ए प्लस बी बना देता हूँ, एक ऋण कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। सेम यहाँ पे मैं करता हूँ, माइनस कॉमन करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या करूँगा, ए प्लस बी नीचे लिखा हुआ है। अब इन दोनों को काट दो, ये तो यहाँ पे क्या बचा, ऋण एक, वन बचा, इसको काट दो तो यहाँ पे क्या बचा, ऋण एक, यानी कि ये दोनों बराबर हो गए, यानी कि ये संतुष्ट करता है। तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 सही आ गया, मतलब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए, दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी, दो समांतर रेखाएं गिवन है, यह है ए बी, यह है सी डी। अनुप्रस्थ रेखा पी क्यू ए बी को ई पर और सी डी को एफ पर काटती है। तो देखो ये ई पर काट रही है, एफ पर काट रही है, कौन, पी क्यू। यदि ये कोण के मान दिए हैं ए ई पी, तो इसको अपन बना लेते हैं। ठीक है, समझने के लिए बना लेते हैं छोटे छोटे। ए ई पी को क्या दिया है, वाई, तो यहाँ पे लिख दो वाई। पी ई बी को दिया है एक्स, तो यहाँ पे है एक्स, ये एक्स है। फिर 3x दिया है डी एफ क्यू को, डी एफ क्यू को दिया है 3x। ठीक है, तो y का मान निकालना है, यानी कि हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब ये 3x है, तो देखो एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण से ये कितने का एंगल का हो जाएगा, ये x का हो जाएगा, है ना, अच्छे से लिख देता हूँ, ये x का हो जाएगा, अंतः एकांतर कोण से ये भी x हो जाएगा। और ये जो कोण ये वाला है x और ये 3x, ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो योग होता है वो होता है कितना, 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 3x प्लस एक्स, यानी कि 4x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 चौको 16 और 4 पंचे 20, यानी कि 45 डिग्री आ गया। x का मान आ गया कितना, 45। इसका वैल्यू 45 है, तो इसका वैल्यू भी कितना होगा, 45 डिग्री। ठीक है, अब ये 45 है तो निकालना है y की, तो ये दोनों भी सप्लीमेंट्री हैं, ये y और ये x दोनों सप्लीमेंट्री हैं। x का पता है 45, तो 180 में से, इस पूरे 180 में से अगर मैं x की वैल्यू यानी कि 45 को घटा दूं तो जो बचेगा वो y का वैल्यू हो जाएगा। तो 180 में से आप घटा दो 45, कितना आ जाएगा, 100, सॉरी मिट गया, फिर से लिख देता हूँ, कहाँ तक पहुँचे थे अपन, हम पहुँच गए थे, हमने ये 3x था, ये x था, ये x था, ये y था, है ना। तो हमने 4x करके
इसको इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो 4x बराबर 180 करके x का वैल्यू निकाल लिया था 45 डिग्री। तो ये 45 का है, ठीक है, ये ज्ञात करना है। ये पूरा सप्लीमेंट्री है, यानी कि इसका योग होता है 180, इस पूरे का 180 होता है। 180 में इस छोटे वाले को घटा दो तो ये बड़ा वाला निकल आएगा, यानी कि 180 में से मैं 45 घटा दूं तो आ जाएगा 135 डिग्री। यही y का मान है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये सर्वसमीका से क्वेश्चन है ना। अगर इसका मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे फिर जोड़ के घटाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो अपन को ऐसा नहीं करना है। इसको देखिए, ये है 155, 155 3 बार है, यानी कि ये 155 का क्यूब है ना, और ये सॉरी बराबर नहीं, माइनस है, माइनस 55 का क्यूब है, ठीक है। और ये यहाँ पे नीचे क्या दिया हुआ है, 55 का स्क्वायर, 155 का स्क्वायर प्लस 155 इंटू 55 और प्लस 55 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको कुछ याद आ रहा होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं लिख के बता देता हूँ, ठीक है। इसको समझ लीजिए, ये ए क्यूब है माइनस बी क्यूब है, ठीक है। ये ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर है। तो फार्मूला जो होता है वो ये होता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, इतना होता है ना। तो अब अपन क्या कर लेते हैं, अगर इसका क्यूब और इसका क्यूब है ना, तो देखिए इसका क्यूब 155 माइनस 1 और माइनस 55 का क्यूब है, तो हम इसको इससे खोल देते हैं, यानी कि ये बचेगा 155 माइनस 55, इतना बचेगा। और बाकी यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर यानी कि 155 का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 155 इंटू 55 और प्लस बी का स्क्वायर मतलब 55 का स्क्वायर, इतना बचेगा। और बटे में क्या है, देखो 155 का स्क्वायर है प्लस 155 इंटू 55 प्लस 55 का स्क्वायर, ये है। तो देखो ये पूरे से ये पूरा कट गया, बचा कितना 155 माइनस 55, तो इसको सॉल्व कर लो। 155 में 55 जाएंगे कितना बचेगा 100, यानी कि 100। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। समझाने में वक्त लगता है आपको, तो देखते ही आंसर पता चल जाता है। आप इसको देखेंगे ना, सीधे सीधे 155 माइनस 55 करेंगे, 100 आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। सर्वसमीकाएँ याद करनी है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकता है ना। सर्वसमीकाएँ कम से कम ऐसी अगर आप बोलेंगे तो मतलब 10 के आसपास या फिर 6-7 ऐसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। मैं डाल दूंगा वीडियो बना के, तो इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। ये साइंस का क्वेश्चन है। एस्ट्रोजन अंडाशय से संबंधित है, तो टेस्टोस्टेरोन ये किससे संबंधित है, सभी को पता है, वृषण से संबंधित है। एस्ट्रोजन किससे संबंधित है, अंडाशय से। टेस्टोस्टेरोन किससे संबंधित है, वृषण से। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृषण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरम मिट्टी में निर्मित निपटान योग्य कप कुल्हड़ों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, क्यों। तो आजकल तो कुल्हड़ वाली चाय ट्रेंड चल रहा है हर जगह, कुल्हड़ वाली चाय वाला, लेकिन इसको प्रोत्साहित क्यों नहीं किया जाता है, इसके पीछे क्या है। तो देखो, जो ये कुल्हड़ होते हैं ना, ये बनाए जाते हैं मिट्टी से। ये बनाए जाते हैं किससे, मिट्टी से। तो ये अस्वच्छ होते हैं क्या, नहीं होते। अस्वच्छ होते तो इतने बड़े बड़े मतलब कि जो कैफ़े हैं उनमें क्यों पिलाया जाता, अस्वच्छ तो नहीं होते, है ना। तंदूरी चाय, ये अनिम्नीय पदार्थों से बने, तो अनिम्नीय पदार्थों से नहीं बने हैं। क्यों, अनिम्नीय पदार्थ वो होते हैं जो कि नॉन डिग्रेडेबल। तो क्या मिट्टी को डिग्रेड नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है बिल्कुल। मिट्टी के बर्तन तो यूज करते हैं ना, और पुराने ज़माने में तो मिट्टी के बर्तनों में ही खाना बनता था, ठीक है। तो ये भी गलत है। तीसरा पढ़ो, उन्हें बड़े पैमाने पर बनाने से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का नुकसान होगा। अगर ज़्यादा प्रोत्साहन दे दिए तो धंधे चलने लगेंगे, फैक्ट्रियाँ। तो जो अभी देखो पहाड़ नहीं बच रहे इनके कारण, है ना, पहाड़ नहीं बच रहे हैं, सबको खोद डाला इन्होंने, जंगल काट डाला इन्होंने। अब अगर मिट्टी को भी प्रोत्साहित कर दोगे तो मिट्टी की जो उपजाऊ सतह है जिस पे खेती किसानी होती है उसको भी ये लोग क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। इसलिए इसको प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। और चाय के स्वाद की बात करें तो मेरे को तो लगता है कि कुल्हड़ से अच्छी चाय शायद है जो कोई होगी,
और चाय तो चाय है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र जब 30% अंक प्राप्त करता है तो 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब एक लड़के ने क्या किया, 30% अंक प्राप्त किए और वो पास होते होते रह गया, बस 50 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, 50 अंक कम पड़ गए हैं उसको पास होने में। ठीक है। दूसरा लड़का क्या है, थोड़ा उससे ज़्यादा होशियार है कि 230 अंक प्राप्त कर लिए उसने क्या किए, 230 अंक प्राप्त कर लिए और पास होने से कितने, उत्तीर्ण से 30 अंक ज़्यादा हैं, 30 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, मतलब कि 30 अंक ज़्यादा हैं उत्तीर्ण होने से। तो जो मिनिमम मार्क्स थे पास होने के, उसके 30 अंक ज़्यादा हैं इस वाले लड़के के, 30 माइनस कर दो तो 200। तो हमारे जो पासिंग मार्क्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 200। पासिंग मार्क्स 200 हैं। तो जो ये पहले वाला लड़का था, ये जो पहले वाला लड़का था, इसने 30% अंक प्राप्त किए थे, लेकिन ये फेल हो गया था कितने अंकों से, 50 अंकों से। तो जो 50 अंकों से ये फेल हुआ है, इसका मतलब पासिंग मार्क्स से 50 नंबर कम है ना, 50 नंबर कम है इस पासिंग मार्क्स से। तो इस पासिंग मार्क्स से मैं 50 घटा दूं तो इसका मतलब इस लड़के ने प्राप्त किए थे 150 नंबर। कितने, 150 नंबर। ठीक है। तो अब बताओ 30% का मतलब है 150, हमको टोटल निकालना है, टोटल कुल अधिकतम अंक। तो 30% का 150 मतलब है, तो अपन को निकाल लेना 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू निकाल लेनी है। तो निकाल लेंगे 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 150/30 गुणे 100। ये जीरो से ये जीरो काट दो, 3 5 15, तो 5 × 100 कितना जाएगा, 500। आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा 500 अंक। अधिकतम अंक कितने हैं, 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा तक की लंबवत दूरी बताओ। तो एक बना लेते हैं हम वृत्त। ठीक है, वृत्त ऐसे जो बना रहा हूँ मैं, ये है ना मेरे पास, इसको मैं बनाता हूँ बढ़िया से गोला। ये देखिए वृत्त, ये ठीक है। इस वृत्त की त्रिज्या, इसका सेंटर ये होगा, सेंटर हो गया ये। ठीक है, चित्र में ही सब कुछ है, ज्योमेट्री जो है वो किस पे टिकी है, चित्र में। ठीक है। अब यहाँ से बोल रहा है कि एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। तो एक जीवा ये है, मान लो हमने इसकी मान ली कितनी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इस 8 सेंटीमीटर लंबवत जीवा की लंबवत दूरी निकालना है, किससे, केंद्र से। इस केंद्र से जीवा की ये लंबवत दूरी फाइंड कर लेनी है हमको। ठीक है। तो जो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है ना, वो इसको समद्विभाजित करता है। मतलब ये 8 सेंटीमीटर की टोटल है। टोटल कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर है। तो ये कितनी होगी, 4। ये कितनी होगी, 4। और केंद्र से लेके परिधि की दूरी ये कितनी होती है, त्रिज्या के बराबर होती है, यानी कि हो जाएगा 6। कुछ नहीं करना, ये 6 मिल गया, ये 4 मिल गया, ये यहाँ पे समकोण है, पाइथागोरस लगा दो, इसका मान निकाल दो। ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो, कर्ण का वर्ग मतलब 36 बराबर लंब का वर्ग मतलब नहीं पता हमको, तो हम लिख देते L² प्लस आधार का वर्ग मतलब 16। L² बराबर क्या हो जाएगा, ठीक से लिखो यार कंप्यूटर जी। L² बराबर हो जाएगा, 36 में 16 घटा दो तो कितना जाएगा, 20। L बराबर क्या आ जाएगा, ये 20 के ऊपर रूट लग जाएगा, और 20 का रूट क्या हो जाता है, लिख दूँ, ये होता है 4 पंचे 20, यानी कि 2√5। 2√5, ये 55 नहीं लिखा है, अच्छे से लिखो यार, रूट ऐसे लिखा है, ये 5 लिखा है, तो 2√5 सेंटीमीटर। आंसर नंबर 2। तो देखिए ज्योमेट्री का एक और क्वेश्चन है भैया, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की दीर्घतम जीवा की लंबाई बताओ। तो एक बात बताओ, ये वृत्त है, ठीक है, क्या है, ये रहा वृत्त, और छोटा कर दो, इतना बड़ा लो, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में। तो वृत्त की दीर्घतम जीवा को क्या कहते हैं, वृत्त की दीर्घतम जीवा को कहते हैं उसका डायमीटर, यानी कि व्यास। वृत्त का जो व्यास होता है ना, ये सबसे बड़ी जीवा होता है। त्रिज्या आपको दी है 10 सेंटीमीटर, और त्रिज्या का दुगना यानी कि मल्टीपल ऑफ 2 क्या होती है, क्या होता है, व्यास, तो यानी हो जाएगा 20। मतलब 10 यहाँ है सेंटर से, तो 10 यहाँ है सेंटर से, दोनों क्या प्लस कर देंगे तो कितना जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं भाई साहब।
प्रोबेबिलिटी में पिछले क्वेश्चनों में बता दिया हूँ। आप पुराना इसके पहले जो पेपर सॉल्व किया उसको देख लेना, उसके बाद इसको लगाओगे ना तो आपको बहुत सहूलियत होगी। मैं उसमें सब कुछ ये प्रोबेबिलिटी सॉल्व करा चुका हूँ और थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है, क्योंकि पेपर बड़ा है ना, सॉल्व करने में यहाँ पढ़ाया नहीं जा सकता है कॉन्सेप्ट को। अगर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, अपन वीडियो बनाने के तो तैयार हैं। आज वर्षा होगी, इसकी प्रायिकता कितनी है? 0.55 है। इसकी क्या प्रायिकता कि आज वर्षा नहीं होगी? तो मैं आपको बताया हूँ, जो प्रायिकता होती है वो, ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्रायिकता क्या होती है? एक से बड़ी नहीं हो सकती है ना, एक से बड़ी नहीं हो सकती है। प्रायिकता हमेशा एक से छोटी होगी या एक होगी, ठीक है। तो टोटल प्रायिकता होती है एक। चलो, वर्षा होने की प्रायिकता है कितनी? 55। तो अगर इस टोटल प्रायिकता में वर्षा के होने की प्रायिकता को मैं घटा दूं तो वर्षा नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। बस इतना ही सा कॉन्सेप्ट है। तो इसको डबल जीरो लिख देता हूँ। दशमलव के बाद 2 जीरो लिखने का मतलब ये है क्योंकि हमको घटाना क्या है? 0.55। 10 में 5 गई 5, 10 में 6 गई, क्या लिख रहा हूँ, 10 में 5 गई 5, 10 में 6 गई 4, और यहाँ पे 0.45 क्या हो जाएगा? वर्षा ना होने की प्रायिकता है। तो ऑप्शन देखो फ्रैक्शन में है, क्या करेंगे? 45/100 कर लो भैया। इस दशमलव को हटाओगे ना तो बटे में क्या आ जाएगा? 100। 5 नाम 45, 20 पंचे 100, इधर हो जाओ, 20 पंचे 100, यानी कि आप ऑप्शन क्या जाएगा? 9/20, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, देख लीजिए, ये ऑप्शन 9/20। चलिए ठीक है, गड्ढा खोदते हैं। अब गड्ढा खोद लेते हैं। 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरे एक घनाभ गड्ढे को, ये घनाभ है ना, बता दिया कि घनाभ है भैया, क्यूबॉइड है। तो 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खोदने के लिए श्रम शुल्क कितना होगा? ये 1 मीटर स्क्वायर के लिए 25 रुपये लगेंगे। तो हम क्या कर लें, इसका घनाभ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कि घनाभ का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो क्या होता है घनाभ का क्षेत्रफल? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, सिंपल। तो लंबाई कितनी है? 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, और ये कितना है? 3 मीटर गहरा है, सब मीटर में। तो 8 6 48, 48 गुणे 3 करेंगे तो 3 8 24, और 3 चौको 12, 1 14, 144 आ जाएगा। अब ये आप कर लेना है ना, मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 144 मीटर स्क्वायर क्या आ गया? हमको एरिया आ गया। 1 मीटर स्क्वायर में 25 रुपये, तो 144 मीटर स्क्वायर में कितना? 144 गुणे 25 रुपये। ओहो सॉरी, क्या था, हाँ याद लिख देता हूँ, ठीक है। 8 गुणे 6 गुणे 3 बराबर कितना आ गया था अपना? 144 आ गया था मीटर स्क्वायर। तो क्या बोला मैंने? एक मीटर स्क्वायर में 25 रुपये, तो 144 में कितने? 144 गुणे 25, ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये फार्मूला लगाया मैंने घनाभ के क्षेत्रफल का। 25 चौको 100 की शून्य हासिल का 1, 25 चौको 100, और 10 110 की शून्य हासिल की 11, 25 से कम 25, 11 36 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 228 सेंटीमीटर क्षेत्रफल के वर्ग में उत्कीर्ण, उत्कीर्ण का मतलब अंदर है ना, इंस्क्राइब्ड लिखा हुआ है, इंग्लिश में सही है। एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? तो बना देता हूँ। सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक वर्ग, ये हमारा एक वर्ग है, ठीक है। अब इस पे एक इंस्क्राइब्ड बनाना है, क्या? सर्कल, एक इंस्क्राइब्ड सर्कल बना देता हूँ। अरे यार कैसे बनता है ये? सपोज ये है, ठीक है, इस तरह से सभी टच रहेगा सभी जगह पे। एक ट्राई और मारना है, हाँ ये सही है, ये सही है। क्या करेंगे? तो देखो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर है किसका? इस वर्ग का क्षेत्रफल है। तो ए स्क्वायर बराबर कितना दिया है? ए स्क्वायर बराबर दिया है 288। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 288 का रूट यानी कि 12 रूट ऑफ 2। 288 का आधा होता है 144, तो वो 12 का वर्ग है और रूट ऑफ 2 अंदर हो जाएगा। ये 12 रूट ऑफ 2 आ गया ए का मान, ठीक है। तो ये अगर 12 रूट ऑफ 2 है तो इसकी त्रिज्या इसकी जस्ट हाफ होगी, यानी कि 6 रूट ऑफ 2।
जस्ट हाफ 6√2। बस अब अपन को क्या करना है, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना है। अरे भैंस की आँख, ये स्विच ऑफ हो गया क्या? फोन दगा दे गया। तो यार तो रिकॉर्ड हो रहा है, तो रिकॉर्ड हो